हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की गणित में आगे अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें क्या है, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, तो कुछ कथन हमारे सत्य भी हैं, कुछ असत्य भी हैं। फिर वो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि हमारी जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है। देखिए समस्त संख्याएं जितनी भी हमारी हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे वो भिन्न परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो। समस्त संख्या हमारी प्राकृत संख्या है या वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए तो अगर प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो हम कहेंगे यस बिल्कुल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो सभी आ जाती हैं। इसलिए उसने कहा है, कारण ये बताया है, ये बात सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेकंड नंबर ये है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये रूट वाली संख्या हमारी है क्या, ये भाज्य है या अभाज्य है। कभी क्या होता है कि वो संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए पहले तो हम देखते हैं कि क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m रूट के रूप में होता है। अगर होता है तो आप कारण बताइए। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये असत्य बात है, क्योंकि यदि m एक प्राकृत संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल बिंदु, प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, तो संख्या रेखा पर बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होने चाहिए। जैसे कि -1 -2 या -3 ये संख्या जो है ये रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये रूट के अंदर होती हैं तो फिर वो संख्या हमारी प्राकृत संख्या नहीं होती है, ना ही उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो अब जो है हम प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। उसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। और वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुल मिलाकर के ये बात बिल्कुल गलत है कि वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। वो परिमेय भी हो सकती है, वो आपकी परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, प्राकृत भी हो सकती है। तो इसलिए यह कथन हमारा बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के जो ग्रुप होता है, यानी जो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके संग्रह में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की होती हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय होना जरूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक होते हैं। देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए वो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो धनात्मक होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, तो हम आंसर में लिखेंगे वो बेटा क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे नहीं। हमारा जवाब होगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक
नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो धनात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, हाँ, इस प्रश्न में थोड़ा सा फर्क ये हुआ कि जो हमारा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल यहाँ पे लिखा था धनात्मक, जो कि होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती थी, उसको हमने संभाला है। तो हम कहेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा अगर नहीं होते हैं तो आप एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, एक नहीं उदाहरण बहुत सारे हमारे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं जैसे रूट वन को लिया। तो देखिए रूट वन जो है इसको हम रूट वन इंटू रूट वन लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1, जो परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम ले लें रूट फोर, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 कल तो हमारा बाहर आ जाएगा 2, तो ये परिमेय संख्या है। इस तरह से रूट 9, तो रूट 3 इंटू 3 इक्वल टू बाहर हमारा क्या आ जाएगा 3। इस तरह से रूट 16, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। 4 इंटू 4 बाहर क्या आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरह से हालांकि वो हमसे पूछ रहा है कि संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, नहीं है तो एक ऐसी। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर इतनी सारी संख्या दे दी है, आपको सिर्फ किसी एक संख्या का ही उदाहरण देना है जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि दिखाए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए रूट 5 जो है हमारी संख्या, पहली बात तो यह अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना इस पर बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 4 प्लस 1 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं, या हम अगर इसका हम वर्गमूल बाहर निकालना चाहें, जैसे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, अगर 4 का वर्गमूल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2, और 1 का वर्ग 1 होता है। यानी कुल मिलाकर के इस संख्या को हम इस तरह से भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, हमें 2 बिंदु मिलते हैं, एक 2 और एक 1। तो क्या करेंगे, हम 0 बिंदु से जो है हम 2 बिंदु 1 और 2 इस तरह से 4 5 बिंदु हमारे होते हैं। तो 0 से 2 बिंदु तक हम यहाँ आते हैं, और इस दूसरे बिंदु पर हम क्या करते हैं, चाहे तो प्रकार की सहायता से या चांदी की सहायता से हम यहाँ पर 90 अंश का कोण बना लेते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस कोण की माप हमारी होगी 90 अंश। फिर वो कह रहा है कि ये मान है, तो क्या करेंगे, जितनी दूरी यहाँ से ये है एक, चाहे एक बिंदु चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से, इतनी ही दूरी हम लगभग में पटरी की सहायता से या प्रकार की सहायता से इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब करना क्या है, इस जो यहाँ पर हमारा एक बिंदु आया, यहाँ पर हमारा 1 2 बिंदु है दूरी। अब ये 2 बिंदु दूरी है और ये हमारा 1 बिंदु दूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे। जहाँ पर ये बिंदु एक दूसरे से मिलता है वहाँ से लेकर के जो है हम प्रकार की दूरी लेंगे और इसी चाप को आगे बढ़ाते हुए नीचे ले आएंगे। जहाँ पर ये काटेगा उसको हम कोई भी नया बिंदु P या Q कुछ भी हम दे सकते हैं ना। इस तरह से, क्योंकि संख्या रेखा में इधर हमेशा प्लस में होता है, इधर हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये दूरी यहाँ पर P बिंदु में प्राप्त हुआ है, ये जो बिंदु में प्राप्त हुआ है
यही बिंदु हमारा जो है √5 को टच कर रहा है, यानी ये जो माप है हमारी वो √5 है। अगर इसको हम निकालना चाहें तो एक और तरीका होता है, वो हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें, अब हमें ये जैसे कि हमें मालूम है ये हमारा एक मान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 2 है, तो हमें पता क्या नहीं है ये वाली दूरी, तो हम क्या करेंगे ये। अच्छा, जब आपने देखा पाइथागोरस प्रमेय हमेशा 90 डिग्री पे काम करती है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है आधार, यहाँ से यहाँ तक ये लंब है। निकालना क्या है हमें कर्ण, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 2 पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 1 पता है, लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कर्ण तो निकालना हमें, तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है हमारा 2 बिंदु, 2 का स्क्वायर कर देंगे, लंब दिया है 1 बिंदु, तो इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर तो दूरी 4 + 1। ठीक है, अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्ग जुड़ जाएगा, इनकी कर्ण बराबर 4 और 1 5, तो कर्ण हमारा कितना आ गया √5। तो ये हमारा जो मान है ये कितना आ गया √5। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपको ये तो बोर्ड पर है, लेकिन आप जब भी आप पेपर में इसको सॉल्व करें तो हमेशा ये दूरी जो है सेंटीमीटर वगैरह में आपको ही रखनी चाहिए। और उसके बाद जो आपको 90 डिग्री का कोण चाहे तो आप चैनल की सहायता से बना सकते हैं, या फिर प्रकाश की सहायता से चाप लगाकर भी बना सकते हैं। उसके बाद जब ये मान हमारा यहाँ पर मिल रहा है तो हमें ये पता चल गया हमारे √5, यहीं से हम क्या करेंगे, ये प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी रख करके और चाप लगाना, और हमें एक बिंदु नया भी P प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे, और प्रश्नावली जो है आपकी 1.2 वो इस तरह से कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात करेंगे, 1.3। तब तक के लिए नमस्कार।